हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सफ़र है यूपीएससी। दोस्तों यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स ऑलमोस्ट आने वाला है। 28 मई को एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में 15 to 20 इवन 30 मार्क्स तक का जो है हेल्पफुल कर सकती है। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर लो, कितना आप पढ़ लो, कितना रिविज़न कर लो, जस्ट 30 to 35 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सकते हो। डायरेक्टली यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन 30 to 35 क्वेश्चन ही पूछता है। उसके अलावा कई एक चीज़ ये होती है कि 100 में से 8 to 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर किसी को पता नहीं होते। तो वो चीज़ आप एक कम कीजिएगा कि अगर 10 कोई ऐसे आंसर्स क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसके वो आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आपने बहुत प्रिपरेशन की अच्छे से, बट आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है और नहीं पढ़ा है, तो सोच लीजिए कि वो जो 10 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो बाकी एस्पिरेंट्स भी उसे स्किप भी करने वाले हैं। बाकी अब जो 90 क्वेश्चन है उसे आपको करना है। कट ऑफ आपको आप जानते हैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है डे बाई डे वो कम होते जा रहा है। तो एटलीस्ट मान के चलो 90 मैं मान के चलता हूँ 100 मार्क्स जो है वो एक सेफ जोन है, मतलब 50 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन हम लोग कम कर दिए, 90 क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो 50 क्वेश्चन एक सेफ जोन है। बट 30 to 35 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जिन्हें आप डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहला टाइप डिस्कस करने के लिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना है। तो उसके बाद क्या, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो ये चीज़ पे हमसे फोकस करना आपको। कभी कभी ये होता है कि हम लोग यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा आता है और हम लोग हमारी आदत है सिर्फ करेक्ट देखने की, तो हम लोग इनकरेक्ट पे फोकस नहीं करते, सीधे करेक्ट देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन आपका ये मेन क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, ये आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा 21 फरवरी इज़ डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अब 21 फरवरी जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेशल डे होता है, आपका बर्थडे या फैमिली में किसी का बर्थडे या कुछ स्पेशल इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ होता, तो वो डे आपको याद रहता है और उस दिन का स्पेशल नेशनल इंटरनेशनल कुछ स्पेशल हुआ है तो आपको हमेशा याद रहता है। बट ऐसा कि जिसके साथ हुआ होगा उसे याद रहेगा, बट एक आध स्टूडेंट ऐसा होगा बट शायद नहीं भी रहे। तो अब हम लोग इसे करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो आंसर है शायद मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये मान के चलना है हम लोग। तो यूनिसेफ, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क मतलब बनाते हैं कि हमारे लिए ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो किस अब ये इमरजेंसी फंड है किसके लिए, यूनिसेफ जो है कि इमरजेंसी फंड है किसके लिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ सूट नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब तो आई डोंट थिंक कि ये होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई डेट दी हुई है, कोई डेटा दिया हुआ है, तो यूपीएससी डेटा के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करता, बहुत रेयर छेड़छाड़ करता है। 99.9% यूपीएससी डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यूपीएससी जो है अपने डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, तो यूनिसेफ का मतलब तो इमरजेंसी फंड है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो ये तो होने वाला नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, शायद यूनेस्को। हम लोग देखते हैं यूनेस्को हो सकता है शायद। यूनेस्को में क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बात हुई है लैंग्वेज की, लैंग्वेज आती है कल्चर से। ठीक है, तो ये यूनेस्को के लिए है, ये जो डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने किया था। यहाँ पे यूनिसेफ किया हुआ है, तो यूनिसेफ जो है गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन में कहाँ है, एक ये ए नंबर पर और टी नंबर पर, मतलब ए नंबर पर है और बी पे है। ठीक है, सही। तो मतलब जो हमारा जो ए ऑप्शन है ये भी गलत हो गया और सी ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। अब हम आ चुके हैं 50-50 स्टेज पे। तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन है, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है, हमें इनमें से किसी एक को चूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कभी बांग्ला लैंग्वेज को
नेशनल लैंग्वेज के लिए उसने असेंबली में डिस्कस किया होगा। पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान जो यहाँ पे मोस्टली पंजाबी, उर्दू, मुल्तानी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। और ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान में कभी ना कभी ये चीज़ डिस्कस हुई होगी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में लोग मैक्सिमम बांग्ला ही बोलते हैं ना, जो ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश में, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट ही हुआ था लैंग्वेजेस के बेस पे, तो कभी ना कभी शायद वहाँ पे डिमांड की गई होगी इस बांग्ला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग करेक्ट मानते हैं। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, सेकंड ओनली। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विथ रेफरेंसेस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सेलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड, मिनिएट एंड वाइट थ्रोट रेड स्टार्स आर। अभी क्या है, वर्ड्स है, प्रीमेट्स है, रेप्टाइल्स है या एम्फीबियंस है। तो भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, देखो अभी मुझे सपोज हमें पता है, मानते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं पता है, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं पता, तो मैं इसे कैसे वो करूँगा। जैसे अगर आपने कभी करंट अफेयर्स में ये सारे नाम हम लोगों ने कहीं पढ़े होंगे, करंट अफेयर में हमने चीज़ें नोटिस की होगी, अगर कोई डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जहाँ भी कलर यूज़ होता है, क्योंकि कलर मोस्टली किस बायोडाइवर्सिटी किसकी बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज़ होता है, कि जैसे सपोज अगर वर्ड है तो एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग कलर होते हैं वर्ड्स में, तो कलर्स हमेशा वर्ड्स की डाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए होता है। अगर एक ही स्पीसीज़ की अलग अलग डिफरेंट कलर में कोई बर्ड होता है तो उसे डिफाइन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आँख बंद करके मैं वर्ड्स पे टिक कर दूंगा और यही हमारा इसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इस तरफ फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिडेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड मतलब लास्ट 10 ईयर्स में, मतलब कंसिस्टेंटली इंक्रीज मतलब कि अगर सर इस साल 100 करोड़ किया है तो उसके नेक्स्ट ईयर 110 करोड़, 115, 120, 150 करोड़, 200 करोड़, 220 करोड़, 300 करोड़, मतलब कंसिस्टेंटली 10 साल तक बढ़ता गया है। बट देखने वाली बात क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो 2008 में क्या आया था, 2008 में आया था इकोनॉमिक मेल्टडाउन, ठीक है। 2008 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन था। तो इस टाइम पे मतलब होता है ना कि जस्ट हम लोग जैसे इकोनॉमिक मेल्टडाउन में फॉल डाउन आया तो थोड़ा जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा मतलब वो नहीं है, हम लोग थोड़ा ट्रेड कम करने की कोशिश करते हैं। उसका रिसेंटली हम लोगों ने 2020, 21 2 साल हम लोगों ने कोविड फेस किया पूरे वर्ल्ड ने, तो ये चीज़ भी थी। उसका श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा ट्रम्प कार्ड खेलता रहता है, कभी चाइना की साइड जाके बैठ जाता है, कभी इंडिया की साइड आके बैठ जाता है। तो हम लोग जिस इस फेज़ को जब वर्ल्ड ने फेस किया होगा इस ड्यूरेशन को, तो ऐसे टाइम पे हम लोग किसी ऐसी कंट्री पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जो कभी हमारा साथ देगा, कभी हमारे मतलब राइवल कंट्री का साथ देगा। डायरेक्टली हम चाइना को राइवल कंट्री नहीं बोल सकते, बट अपोजिट साइड जाके बैठ जाएगा तो किसी का। बट हाँ, इस के साथ हमारा जो ट्रेड है वो चल रहा है, हम ट्रेड करते हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट कंसिस्टेंटली नहीं बोल सकती, कंसिस्टेंटली वो ट्रेड बढ़ रहा है लास्ट 10 ईयर से। तो अगर श्रीलंका की जगह कोई और कंट्री होती शायद हम लोग उस पर फोकस कर सकते थे, बट क्योंकि ये चीज़ हमने रिसेंटली कहीं पढ़ी नहीं है, हमें ना ये पता है, बट हम लोग एक अजम्पशन की बेस पे इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीलंका का जो है वो एक ट्रम्प कार्ड खेलता रहता है चाइना के साथ, कभी इंडिया के साथ। चाइना का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर उसके ऊपर रहता है, तो मैं इस जो सेंटेंस को इसको डिनाइट करता हूँ। तो अब जब ये सेंटेंस हमने डिनाइट कर दिया, तो जब हम लोग ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन पे जो होता है फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो जब हम इसे कैंसिल करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के दोनों एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन और 2 स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये हमें पता है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों टेक्सटाइल के लिए जाने जाते हैं। तो इंडिया और मतलब आपस में दोनों टेक्सटाइल का बिजनेस भी करता है। इंडिया इंपोर्ट भी करता है टेक्सटाइल बांग्लादेश को और एक्सपोर्ट भी करता है। सेम बांग्लादेश भी इंडिया से इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट भी करता है। तो
अभी हम लोग इस स्टेटमेंट को रोकते हैं और हम लोग पहले थर्ड स्टेटमेंट फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दो बचे हैं, सेकंड और थर्ड। तो दोनों से हमें किसी एक को चूज़ करना है। तो हम लोग जब हमारा इसको रोक के हम लोग थर्ड ऑप्शन पे हिट करते हैं, तो देन हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। तो लास्ट 5 years में जो नेपाल जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। बट ये एक चीज़ हमने कहीं न्यूज़ में हमें कभी पढ़ने को नहीं मिलती, बहुत रेयर मिलती है। हम लोग इंडिया के साथ हम लोग नेपाल के साथ बहुत कुछ ट्रेड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो रेयरली मिलती है, मतलब कि इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा नेपाल जो एक ऐसी कंट्री है, वो श्रीलंका की तरह एक ट्रम्प कार्ड खेलता है, मतलब चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इंडिया को कम करता है। इवन जो न्यू गवर्नमेंट है के आने के बाद 2014 के बाद 2014 के बाद से नेपाल के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो थोड़े कम हुए हैं। तो मतलब अगर रिलेशनशिप अगर बेकार हुए हैं तो ट्रेड इतना नहीं बढ़ने वाला। तो हम लोग हमारे ये स्टेटमेंट है ये भी हम लोग डिनाइड करते हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बस सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो सेकंड ऑप्शन। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर ये है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विथ रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड टू नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्चपकटा डायनेस्टी। तो हमें नहीं पता कि ये जो टेम्पल है किस डायनेस्टी ने बनाया, जैसे हमें अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला के छोड़ते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। तो ये जो टेम्पल है थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ ओनली टेम्पल है इंडिया में जो सर्कुलर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकमात्र टेम्पल ऐसा हो इंडिया में जो सर्कुलर हो। बट यहाँ पे अगर आपको पता है नहीं पता है आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबको आप एक मेथड यूज़ करनी है, ये जो ओनली वर्ड है। तो गाइस जहाँ पर आपका ओनली, ऑल, इस टाइप के जो एक्सट्रीम वर्ड्स आए ना, तो आपको सीधा मतलब जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पूरा डिनाइड ही करें। बट यहाँ पे 4:1 का फॉर्मूला लगता है कि 4% मतलब 4 वो होता है कि यहाँ पे 80% जो है यहाँ पे जो आंसर होता है गलत होता है, 20% चांसेस रहते हैं वो आंसर सही हो। बट एक बार आप रीड कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, मगर 80% केसेस में होता है कि वो आंसर वो जो ऑप्शन है स्टेटमेंट है वो गलत ही होता है। तो इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया, नो इट इज़ नॉट ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट कहाँ पर है। ए ऑप्शन में ये नहीं आएगा, बी में है ये नहीं आएगा, एंड फोर्थ में ये नहीं आएगा। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें बाकी के स्टेटमेंट्स उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग आँख बंद करके जो सी ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। द विठल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस बाय पब्लिश्ड बाय। तो विठल विध्वंसक जो जर्नल है जो अनटचेबल पीपल्स के लिए पब्लिश किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था। हमें चार ऑप्शन है, गोपाल बाबा वालंकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर। तो कहीं यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ये किसके द्वारा किया गया, बट हमें ये पता है कि ये जो नाम है कहीं महाराष्ट्रीयन नाम जैसे कनेक्ट हो रहा था, तो महाराष्ट्र से शायद ये कनेक्ट हो रहा है। तो गोपाल बाबा वालंकर जो है, ज्योतिबा फुले जो है महाराष्ट्र की पर्सनालिटी है, ठीक है। एंड बाबा साहब ने भी महाराष्ट्र मतलब गायकवाड़ रियासत की में उसमें जो वर्क किया था, तो वो थोड़ा महाराष्ट्र से कनेक्ट होता है। तो बट यहाँ पे जो है हम लोग, बट ये कि महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि इन्होंने अगर ऐसा कुछ वो भी पब्लिश किया होता तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि शायद कुछ जो फेमस और जो बड़ी पर्सनालिटीज़ है इनके और हम यूपीएससी के सिलेबस में पूरा पढ़ते हैं, कि चीज़ कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा साहब ना महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था, भीमराव अम्बेडकर ने पब्लिश किया था। बट अब बचता हुआ दो ऑप्शन, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 50-50 मेथड। तो अब ज्योतिबा फुले एंड गोपाल बाबा वालंकर। तो ज्योतिबा फुले भी मतलब फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। हालांकि गोपाल बाबा वालंकर भी फेमस पर्सनालिटी बहुत कम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, महाराष्ट्र के बहुत लोग जानते होंगे। तो ज्योतिबा फुले भी ऐसा कुछ लिखते तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता, बट वो नहीं होगा। तो एक चीज़ होती है कि यूपीएससी जो होता है वो हमेशा कुछ यहाँ पे हम लोग ऐसा वो करेंगे कि हम लेस नॉन पर्सनालिटी के साथ जाएंगे, मतलब लेस नॉन पर्सनालिटी जिनको हम बहुत लेसली जानते हैं, तो वो है गोपाल बाबा वालंकर। क्योंकि यूपीएससी भी ऐसा गेम खेलता है कि यूपीएससी का उसमें ऐसा होता है कि जो लेस नॉन पर्सनालिटी होती है उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं, क्योंकि
वो भी चाहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालता है, क्योंकि मैक्सिमम अगर ये कोई क्वेश्चन जिसको आंसर पता होगा तो डायरेक्ट जाएगा गोपाल बाबा करके साथ, बट जिन लोगों को आंसर नहीं पता है मोस्टली लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों की फर्स्ट सेकंड चॉइस होगी महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, देन कुछ लोग जाएंगे ज्योतिबा फुले के साथ, देन बहुत रेयर है जो लोग जिन्हें आंसर पता है वो जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो यूपीएससी यही गेम खेलता है कि जो लेस नोन पर्सनालिटी होती है उनके क्वेश्चन पूछता है, और जो फेमस पर्सनालिटी होती है उन्हें ऑप्शन में डाल देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये जो 13 ऑप्शन है ये नहीं होंगे, और इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, गोपाल बाबा पालनकर। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंसेस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। तो 80 मेंबर्स नेशन हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता है, कुछ कन्फ्यूजन है तो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। तो अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो अगर पूरे जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में बात करें, सबसे ज़्यादा किसी भी उसमें शेयर होल्डर की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर US का आता है। तो अगर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का अगर उसमें देखा जाए तो इंडिया के साथ 3rd, 4th, 5th नंबर पे आएगा। और अगर हम लोग एशिया लेवल बात करें तो सबसे पहला जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है चाइना का। इंडिया का अगर एशियन लेवल पर इंडिया सेकंड है, 3rd नंबर पर आता है, 2nd नंबर पर आता है, 1st नंबर पर चाइना। तो यहाँ पे इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो ही नहीं सकता। तो हम लोग ये जो पॉइंट है हम लोग ऐसे कैंसिल करते हैं। तो हम लोग अब ऑप्शंस में आते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है बी ऑप्शन पे, 4th ऑप्शन पे, तो हम लोग इसे दोनों को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 1st और 3rd। और 3rd स्टेटमेंट है AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। मतलब AIIB का कोई भी मेंबर एशिया के आउटसाइड नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे 190 समथिंग प्लस कंट्रीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली 200 कंट्रीज़ है। अब एशिया की बात करें तो एशिया में अप्रॉक्सीमेटली 48 कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 80 मेंबर्स की। तो या तो फिर ये गलत है या फिर ये ऑप्शन गलत है, दोनों में से कोई एक गलत है। दोनों साथ में पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो दोनों साथ में पॉसिबल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि जो सी ऑप्शन है ये गलत होता है। तो बचता क्या हमारा ए ऑप्शन। इट मीन्स जो है 18 मेंबर्स नेशन ये करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो इसका हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज और आर अकम्प्लीस्ड बाय वेयरेबल डिवाइस। तो वेयरेबल टेक्नोलॉजी या वेयरेबल डिवाइस क्या होती है? वेयरेबल डिवाइस वो होती है जैसे आपकी स्मार्ट वॉच वेयरेबल है। उसके बाद आजकल तो स्पेक्स गॉगल्स भी आ चुके हैं, इस पर वेयरेबल जो आपके कैमरा कैप्चर करते हैं, आपकी हार्ट बीट कैप्चर करते हैं, आपको लोकेशन ट्रेस करते हैं। उसके बाद वेयरेबल रिंग भी आ चुकी है, तो ये सारी काम वो करते हैं। तो हम इसके जो स्टेटमेंट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लोकेशन आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियसली आपने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा होगा लोकेशन आपकी आइडेंटिफाई होती है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, तो ये भी मॉनिटर करता है जो वेयरेबल टेक्नोलॉजी। मतलब शायद आई डोंट थिंक बहुत रेयर लोगों ने वेयरेबल रिंग या जो स्पेक्स में जो टेक्नोलॉजी वो देखी होगी, बट स्मार्ट वॉच की टेक्नोलॉजी सब लोगों ने देखी होगी। तो लोग जो है स्मार्ट वॉच का जो एग्जांपल है उसी को यहाँ कंसिडर करते हैं। तो स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन ये भी करता है। तो असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, इट मीन्स टेक्स्ट टू वॉच, सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब जो होता है टेक्स्ट, आप जो कुछ स्पीच वो कर रहे हो वो ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कुछ देखोगे माइक्रोफोन सिस्टम हमारे फ़ोन्स में वॉच में होता है कि जैसे हम लोग हमें कुछ टेक्स्ट करना है किसी को, तो ऐसे कुछ सर्च करना है तो वो हम अपने वॉइस से बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है डी होगा, 3 ऑप्शन सही। तो इसके लिए आपको लगता है कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कॉमन सेंस की चीज़ें थी जस्ट आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है और इसे वो करना है। तो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।